नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके थ्योरी की क्लासेस लेकर के आ जाऊंगा। तो ये जैसे जैसे समय मिलता रहेगा ना, वैसे वैसे आपकी थ्योरी की क्लासेस अब आती रहेगी। अब आपकी थ्योरी की क्लास नहीं रुकेगी। आज मैंने ये भी आपको ये कमेंटमेंट किया था कि मैं हर शिक्षण विधि भी आपको क्या करूंगा, एक एक शिक्षण विधि को अलग अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय की आपके अपने पास में अब कोई कमी नहीं है, भरपूर समय पड़ा हुआ है। आराम से शिक्षण विधि को क्या करेंगे भाई, अच्छे तरीके से लंबे तरीके से सीखेंगे, ताकि प्रश्न कटने की या प्रश्न कम होने की कोई संभावनाएं नहीं बचे। तो आज जो अपनी भी रहेगी क्लास, वो रहेगी आपकी एक शिक्षण विधि की। मैंने कहा ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां हैं, मैं प्रत्येक विधि को आपको अलग अलग तरीके से एक तरीके से विस्तृत साथ में पढ़ाऊंगा कि इसका सही क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या गुण दोष महत्व वगैरह क्या क्या है, हर विधि को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप धीरे धीरे आपके पास में थ्योरी की क्लासें आने लग जाएगी। लेकिन मैंने ये कमेंटमेंट भी किया कि थ्योरी क्लास का कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा। जैसे समय मिलेगा, जैसे हमारे पास में क्लास उपलब्ध होगी, वैसे वैसे आपको मिलती रहेगी। लाइव आए या रिकॉर्डेड आए, आपको तो लाइव ही दिखेगी क्लास, है ना। तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे, वैसे वैसे क्लास को क्या करनी है, आपको देखनी है। आज की जो शिक्षण विधि चलेगी, कितने भी मिनट की बने, कोई शिक्षण विधि ऐसी है कि जो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। पहले तो मेरा टारगेट भी यही था कि 5-5 मिनट में एक विधि पूरी करवा दूं, लेकिन अब 5-5 मिनट में नहीं हुई। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल से समझते कीजिए। आज भी मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में वही एक शिक्षण विधि, और भले ही मैं थ्योरी पढ़ाऊं, चाहे आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, मैंने पहले कहा फालतू बात करके ना मैं 1 मिनट का टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। यानी कि थ्योरी पढ़ाते हुए मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो चीज आपके काम की है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि 15 मिनट की चीज को घंटे तक खींचते हुए रहूं। घंटे का मैटर तो मैं उसको घंटे तक पढ़ाऊंगा। टॉपिक है ना, मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना होता है। तो मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक विधि लेकर के आएगा, उसको 1 घंटे तक पढ़ाया जा रहा हूं, इतना समय मैं आपका नहीं कहूंगा। जितने समय की वो विधि है, बस हम उतने ही समय में पढ़ेंगे। तो ये रही आज की पहली विधि जो दोस्तों मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, वह है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। उस विधि का नाम है आपका प्रश्नोत्तर विधि। इसी प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं दोस्तों सुकराती विधि, भी इसी विधि का नाम है। इसी को कहते हैं प्राचीन विधि। तो चाहे प्रश्नोत्तर विधि कह दो, चाहे सुकराती विधि कह दो, चाहे प्राचीन विधि कह दो, तीनों के तीनों नाम क्या है दोस्तों, एक जैसे हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, इसमें केवल जो शिक्षण होता है ना दोस्तों, वो प्रश्नों के माध्यम से होता है। दोनों चीज, शिक्षण जो होता है वो प्रश्नों के माध्यम से होता है। दूसरा, शिक्षण किसी के माध्यम से हो रहा हो, बीच बीच में इस विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रश्नोत्तर विधि जो है ना, हमेशा प्रविधि होती है। प्रविधि का मतलब क्या होगा, ऐसी विधि जो विधि को पूरी करने में सहायता करे। आप व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपने प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया, अब वहां पे कौन सी विधि आ गई, प्रश्नोत्तर विधि आ गई। इसलिए इस प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, प्रविधि। ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि ही होती है। कई बार में प्रयोग इसका केवल विधि के रूप में नहीं होता है, क्योंकि पहले कभी कराया जाता था प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण। अब प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण कराया पाना संभव नहीं है। इतने अनुभवी टीचर या इतने प्रशिक्षित अध्यापक भी नहीं मिलते हैं जो केवल प्रश्नों के माध्यम से क्या करवा दे, शिक्षण करवा दे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका क्या होगा, ये जो प्रविधि है वो कैसी प्रश्नोत्तर विधि हमेशा आपकी क्या रहेगी भाई, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हमेशा प्रविधि रहेगी। तो ध्यान रखना, प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण करवाना या किसी दूसरी विधि के माध्यम से आप शिक्षण करवा रहे हो, तो दूसरी विधि का शिक्षण करवाते समय भी बीच बीच में आप इस विधि का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इसको प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, सुकराती विधि भी कहते हैं और प्राचीन विधि भी कहते हैं। सुकराती विधि क्यों कहते हैं, इसके बारे में अपन सब समझते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके जनक की दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि के जनक की यदि अपन बात करें कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है ना गुरु, सुकरात है भाई। कौन है, सुकरात ने यह प्रश्नोत्तर विधि दी थी दोस्तों। किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। लेकिन कुछ किताबों में ना आजकल प्लेटो भी नाम आता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जब सुकरात और प्लेटो एक साथ यदि ऑप्शन में होना, तो सुकरात और प्लेटो वालों को सही करना। लेकिन प्लेटो और सुकरात अलग अलग दे रखा होना, तब आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल सुकरात हो जाएगा। सुकरात इसका सही उत्तर, बिल्कुल ये फोटो भी सुकरात जी गई है। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि, इसको सुकराती विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो जनक है ना दोस्तों, वो कौन है आपके, सुकरात है। सुकरात महोदय है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, सुकराती विधि भी कहा जाता है। कुछ लोग वुडवर्थ भी बताते हैं ना कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक वुडवर्थ है। अरे वुडवर्थ नहीं है, 101% सुकरात है भाई, 1% भी संभावना नहीं है वुडवर्थ की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, सुकरात है। इसको प्राचीन विधि भी कहते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, इसी प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से स्किनर ने एक मशीन का निर्माण किया था। उस मशीन का नाम था आपका अभिक्रमित अनुदेशन। क्या नाम था भाई, अभिक्रमित अनुदेशन मशीन।
अभिक्रमित अनुदेशन मशीन का जो निर्माण किया गया था स्किनर के द्वारा, वो किसके आधार पर किया गया था? इसी प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर किया गया था। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। कभी कभी इसका नाम प्लेटो भी आता है दोस्तों। तो सुकरात और प्लेटो यदि ऑप्शन में एक साथ है तो फिर उनको सही कर देना, लेकिन अलग अलग है तो सुकरात को सही करना, क्योंकि मुख्य रूप से सुकरात था। तो सुकराती विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि सुकरात इसके जनक थे। अभिक्रमित अनुदेशन जो मशीन है वो इसी प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर बनाई गई है दोस्तों। तो ये था इसका परिचय, इसको सुकराती विधि क्यों कहते हैं। आगे चलते हैं। इसको सुकराती विधि इसलिए भी कहते हैं दोस्तों, सुकरात ने इसके अंदर क्या दिए थे? सोपान दिए थे। इसके प्रश्नोत्तर विधि के 3 सोपान दिए थे। ये सोपान जिसके द्वारा दिए गए थे वे सोपान सुकरात के द्वारा दिए गए। किस विधि के अंतर्गत दिए गए? प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग में सुकरात ने 3 प्रकार के सोपान दिए थे। पहला सोपान दिया था आपका परीक्षण। क्या दिया था? परीक्षण। दूसरा दिया था निरीक्षण और तीसरा दिया था अनुभव। यानी कि इन्होंने क्या किया था? देखिए, इन्होंने कहा था कि सबसे पहले परीक्षण करो। परीक्षण किसके माध्यम से करो? प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम से आपका व्यवहार हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। आप बच्चे को प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चा उसका क्या दे रहा है? उत्तर दे रहा है। ये क्या चल रहा है? आपका परीक्षण चल रहा है एक तरीके का। परीक्षण के बाद में आता है निरीक्षण। परीक्षण करते करते अध्यापक निरीक्षण करता रहे कि बच्चा किस ओर जा रहा है, किस तरफ उसको धकेलना है, उसी टाइप के वो क्या लेकर के आए, उसके प्रश्न लेकर के आए। तो परीक्षण करे, परीक्षण के बाद में निरीक्षण करता है। निरीक्षण बालक भी करता है, बालक समझने का निरीक्षण करता है और अध्यापक इस चीज का निरीक्षण करता है कि बालक किस प्रकार का उत्तर दे रहा है और मुझे आगे का प्रश्न किस टाइप का निर्माण करना है, मुझे किस तरफ इस बच्चे को लेकर के जाना है, उस तरीके का वो प्रश्न का क्या करता है? फिर निर्माण करता है। तो दूसरा सोपान निरीक्षण कहलाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है अनुभव। अब बालक जब चीजों का निरीक्षण करता है, प्रश्नों के माध्यम से जब आप उत्तर देते हो, प्रश्न पूछते हैं, दोनों के बीच में संप्रेषण होता है ना, उससे बालक को किसकी प्राप्ति होती है? अनुभव की प्राप्ति होती है। और सुकरात ये मानता है शिक्षा एक प्रकार का अनुभव है। शिक्षा जो है वो क्या है? एक प्रकार का अनुभव है। बालक को अनुभव मिल गया मतलब उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। से अनुभव जिसके पास में है वह शिक्षित है। तो 3 प्रकार के सोपान बताए थे सुकरात ने। कौन कौन से बताए आपके? परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव। ये थे सुकरात की विधि। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों, कुछ लोग जो है जो संस्कृत को फॉलो करते हैं, संस्कृत विषय को मानने वाले जो लोग हैं, जो संस्कृत को अभी भी मानते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तर विधि है ना, ये मूल रूप से भगवत गीता से निकली है भाई। मूल रूप से कहां से निकली है? श्रीमद् भगवत गीता से निकली हुई विधि है। इन्होंने ये कहा भाई श्रीमद् भगवत गीता तो सुकरात के पहले की चीज है, क्योंकि इन्होंने 2 उदाहरण भी दिए थे। ये मानते थे कि इस प्रश्नोत्तर विधि का जो जन्म हुआ है ना, वो सुकरात ने नहीं करा करके किसने किया है? भगवत गीता ने किया। ये कौन से लोग मानते हैं? संस्कृति दृष्टिकोण वाले, जो संस्कृत को फॉलो करते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमारा तो प्रश्नोत्तर विधि का जो निर्माण हुआ है कहां से हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता से हुआ है। इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया था। क्या प्रमाण दिया था? कि इसमें भी 2 पात्र हुए थे। कितने पात्र हुए थे? 2 पात्र हुए थे। एक पात्र का तो नाम था आपके भगवान कृष्ण। एक पात्र का तो क्या नाम था भाई? कृष्ण। और एक पात्र का नाम था आपके अर्जुन। इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे से वार्तालाप की। इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। वो बातचीत किसके माध्यम से की? अर्जुन बार बार इससे प्रश्न पूछता है, कृष्ण भगवान उत्तर भी देते हैं और कभी कभी कृष्ण भगवान भी अर्जुन से वापस क्या कर देते हैं? प्रश्न कर देते हैं। यही अर्जुन भी उत्तर देता है और प्रश्न करता है। दोनों के बीच में जितना भी व्यवहार हुआ, यानी कि गीता का जो निर्माण हुआ ना, वो पूरा का पूरा प्रश्नों के आधार पर हुआ है। दोनों एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, उत्तर आते हैं और गीता बनती चली गई। तो यहाँ से भी तो अनुभव प्राप्त हुए ही है। तो ये लोग ये मानते हैं कि यदि अनुभव प्राप्त करना शिक्षा है तो गीता पूरा का पूरा एक अनुभव है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जितने भी उत्तर दिए थे अपने अनुभव के आधार पर दिए थे। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का अनुभव है। इसलिए वो लोग ये मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता से प्रश्नोत्तर विधि निकल के आई है। और एक पात्र और हुआ था दोस्तों, ये देखिए, ये भी आपके श्रीमद् भगवत गीता की पात्र थे। एक तो ये जो था उसका नाम था भाई संजय, और एक जो था इसका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र भाई अंधा है ना, जिसके 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र और संजय के बीच में भी क्या हो रहा था? संवाद हो रहा था। धृतराष्ट्र बार बार संजय से प्रश्न पूछते कि संजय क्या चल रहा है युद्ध में, और संजय उनको बताता है कि युद्ध में ये चल रहा है। इन दोनों के बीच में तो चर्चा चल ही रही है। तो ये संस्कृति जो मानने वाले लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि भाई हमारी जो प्रश्नोत्तर विधि है ना, वो श्रीमद् भगवत गीता से ये, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था वो प्रश्नों के माध्यम से हुआ था।
धृतराष्ट्र और इनके बीच में हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? प्रश्नों के माध्यम से हुआ था। धृतराष्ट्र को भी कम महत्व दिया है, सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है? इनको दिया है, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद हुआ है उनकी प्रमाणित पुस्तक अभी तक नहीं निकली है, लेकिन यहाँ पे एक पुस्तक निकली है प्रमाणित गीता, जिसको आप पढ़ते हो गीता उपदेश, ये पूरी की पूरी प्रश्नों के ऊपर बनी हुई ना। इसलिए संस्कृति वाले लोग क्या मानते हैं कि हमारा जो प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है भाई? गीता से हुआ है। लेकिन आपको जो याद रखना है, क्या रखना है? सुकरात याद रखना है आपको। आपको मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया, सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य शिक्षा देना है। शिक्षा बहुउद्देशीय होती है, केवल आपको सुकरात याद कराना मेरा लक्ष्य नहीं है। विधि में पढ़ूंगा ना तो विधि का मूल से जड़ से लेकर के ऊपर तक आपको सब पता चल जाएगा कि इस विधि के अंदर क्या है, इसको क्यों कहते हैं, क्या कारण है, पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, घास नहीं काटूंगा मैं। तो संस्कृत लोग वाले क्या मानते हैं? श्रीमद् भगवद गीता से हमारी शिक्षा ये। लेकिन आपको क्या याद रखना भाई, हमारे लिए तो मुख्य रूप से जो है वो कौन है? सुकरात। देखियो कहीं कहीं पे ये संस्कृत वाले सही भी है। मैं यदि आपको ये विधि पढ़ाऊंगा ना, ये पढ़ी विधि पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको है ना पूरी की पूरी क्या करवा दूंगा? क्लियर करवा दूंगा, जिसके माध्यम से क्या बताई जाएगी कि ये पूरी की पूरी गीता के ऊपर निर्भर है। कहीं ना कहीं इस विधि के अंदर से संकेत भी मिल जाएंगे। तो ये कौन से लोग मानते हैं भाई? श्रीमद् भगवद गीता वाले मानते हैं। अब देखते हैं आगे इस प्रश्नोत्तर विधि के क्या क्या गुण होने चाहिए, इसको देखिए, समझिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जो प्रश्नोत्तर विधि है वो छोटे दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से। गुण ऊपर शब्द हटा देता हूं मैं ना, अब देखना भाई, अब दिख रहे होंगे आराम से। गुण जो है, क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला जो गुण बताया है वह बताया है इन्होंने नवीनता। कि प्रश्न यदि आप कर रहे हो, प्रश्नों के बीच में आपका बात चल रही है ना, तो प्रश्नों के बीच में क्या होनी चाहिए? नवीनता होनी चाहिए। एक का एक प्रश्न बार बार घुमावदार नहीं होना चाहिए। प्रश्नों के बीच में क्या आनी चाहिए? नवीनता आनी चाहिए। जब तक प्रश्नों के बीच में नवीनता नहीं आएगी तब तक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शिक्षण नहीं होगा। इस बात को आप गीता में लेकर के देखो, देखिए आपने अर्जुन ने जितने भी प्रश्न किए ना, हर प्रश्न को जोड़ करके उसने नया प्रश्न कर दिया था। मतलब हर चीज से उसने नई चीज सीखी है। तो प्रश्न का कौन सा गुण कहलाएगा आपका? प्रश्नोत्तर विधि का नवीनता। दूसरा क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक प्रश्नों के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक प्रश्नों के अंदर बालक जानने के लिए इच्छुक नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो प्रश्नोत्तर विधि का जो दूसरा गुण है ना, वो क्या है दोस्तों? आपका जिज्ञासा। जानने की इच्छा बालक के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। जानने की इच्छा होगी तभी आपका द्वारा दिया गया अनुभव उस बच्चे के क्या होगा भाई? काम आएगा। अब प्रश्नोत्तर विधि में जरूरी नहीं है कि बच्चा ही प्रश्न करेगा, आप भी बच्चों से प्रश्न कर सकते हो और बच्चा भी आपसे प्रश्न कर सकता है। गुरु भी शिष्य से प्रश्न करता है और शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखनी। जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे अर्जुन भी यदि बार बार पूछ रहा था ना, अर्जुन भी यदि कृष्ण से बार बार सवाल पूछ रहा था, तो क्या पूछ रहा था? जैसे मान लो उसने पूछा प्रज्ञा स्थिति क्या होती है, उन्होंने पूछा प्रज्ञा स्थिति क्या होती है, तो मान लो भगवान कृष्ण ने उसको उत्तर दिया भाई आत्मा से आत्मा का मिलन प्रज्ञा स्थिति कहलाता है। फिर उसने तुरंत दूसरा प्रश्न कर दिया, ये आत्मा क्या होती है? आत्मा की उन्होंने परिभाषा दी। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न कर लिया, क्योंकि प्रश्न का उत्तर क्या था? जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है उसके अंदर, इसलिए वो नए नए प्रश्नों को क्या दे रहा है भाई? जोड़ते जा रहा है। तो प्रश्नों की दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? जिज्ञासा। तीसरी, आपके बीच में जो विचार विमर्श हो रहा है प्रश्नों के माध्यम से, वह रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। बालक के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के बीच में एक से भी अगर इंटरेस्टेड नहीं रहा ना, तो एक के अंदर यदि निरस्ता आ गई ना, तो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा जो शिक्षण हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? आपका न्यून हो जाएगा। इसलिए रुचि होनी चाहिए। तीसरा, एकाग्रता। मतलब आपका ध्यान एक जगह पर कैसा रहना चाहिए भाई? केंद्रित रहना चाहिए। यदि आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं, एकाग्रता यदि आपके अंतर्गत नहीं है, तो प्रश्नों के मत, क्योंकि प्रश्नों में क्या होता है? छोटी छोटी चीजें, आपने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रता होगी, तभी तो आप उस उत्तर में से नए प्रश्न को पकड़ पाओगे। यदि वहां पे अर्जुन का ध्यान नहीं होता कि कृष्ण ने कहा कि प्रज्ञा का मतलब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, अर्जुन की दावा चलो होता होगा, छोड़ दो, दूसरा प्रश्न करता ही नहीं कि आत्मा क्या होती है। तो ये कारण है कि जब तक एकाग्रता नहीं होगी, आप ध्यान से सुनोगे नहीं, ध्यान से नहीं सुनोगे, तब तक आगे वाला प्रश्न नहीं आएगा। चिंतन करने वाले होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हो चाहे बालक दे रहा है, प्रश्नों के बीच में क्या होना चाहिए? चिंतन। उत्तर में भी चिंतन होना चाहिए, प्रश्न में भी चिंतन होना चाहिए। जब तक चिंतन नहीं होगा ना, तब तक है ना, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं होगा ना, तब तक क्या नहीं होगा? तो ये चिंतन जो होता है ना, ये मुख्य चीज है भाई सीखने की। क्योंकि देखो इस चीज को है ना, अरे असल में मैंने आपको पहले कहा भी था, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, तो वहां से चीज बता रहा हूं। चिंतन करना शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति चिंतन नहीं करते ना, उनके अंदर कभी भी चेतना जागृत नहीं होती। और जिस इंसान के अंदर चेतना जागृत नहीं होती ना, वह उस इंसान को कभी चेतन नहीं कर सकती। और जब तक जब तक कोई इंसान चेतन नहीं हो सकता ना, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। जब तक उसका कौन सा विकास नहीं हो सकता?
मानसिक विकास नहीं हो सकता। और जब तक बालक का किसी का मानसिक विकास नहीं हो सकता ना, तब तक वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता मतलब उसके पास में किसकी कमी हो रही है? अनुभवों की कमी हो रही है। और अनुभवों की कमी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा का न्यून होना, शिक्षा का कम होना क्या कहलाता है? अनुभवों की कमी। आप चाहते हो कि आपके अंदर अधिक अनुभव हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समस्या समाधान जरूरी है। समस्या समाधान आप तभी कर सकते हो जब आपका मानसिक विकास हुआ हो। मानसिक विकास आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आप में चेतन हो। आप चेतन तब होगे जब आपके अंदर चेतना जागृत होगी। आपके अंदर चेतना तब जागृत होगी जब आप क्या करोगे? चिंतन करोगे। तो ये चिंतन जो है ना दोस्तों, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन, कल्पना नहीं करना है, सपने नहीं देख रहे, चिंतन करना है। तो प्रश्नावली में भी क्या होना जरूरी है? चिंतन जरूरी है। फिर आता है पाठ का विस्तार होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न 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 पूछे जा रहे हो और एक संकुचित एरिया में बढ़े हो। प्रश्न ऐसे होना चाहिए जो पाठ का क्या करें? विस्तार करें। जितनी शिक्षण सहायक सामग्री है वो तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितना भी आ रहा है ना, वो भी साथ साथ में क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो पाठ का विस्तार करें ऐसे सहायक सामग्री, पाठ का विस्तार करें ऐसे प्रश्न होने चाहिए। यहाँ आपके जो बीच में जो संप्रेषण हो रहा है ना, वो इस प्रकार का होना चाहिए। दोनों सक्रिय होना जरूरी है, शिक्षक का और शिक्षार्थी का। दोनों यदि सक्रिय नहीं है तो प्रश्नोत्तर विधि कभी भी सफल नहीं हो सकती दोस्तों। अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछ रहे हो, किस प्रकार से उसे उत्तर देना है, किस तरीके से खड़ा रहना है, किस तरीके से उसको सुनना है, अनुशासन का होना जरूरी है। आपने अनुशासन का पहला उदाहरण देखा भी होगा, जब कृष्ण भगवान है ना गीता का उपदेश दे रहे थे, उसको हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे ना, तब अर्जुन ने क्या कहा? घुटनों के बल कृष्ण भगवान के सामने बैठा हुआ था और भगवान कृष्ण क्या थे? खड़े हुए थे। उसका मुख पूरा का पूरा उसके सामने, मुख प्रत्यक्ष था कृष्ण के सामने। ये क्या है? अनुशासन को दर्शा रहा है। तो प्रश्नोत्तर विधि का यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो अनुशासन का होना जरूरी है। तीसरा है प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण का मतलब प्रश्न भी प्रभावशाली होने चाहिए। उसके उत्तर जो दे रहे हो ना, बच्चों ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको उस सटीकता से देना है कि बालक के अंदर प्रभाव पैदा कर दे। प्रभावशाली होना चाहिए। फिर नवीन ज्ञान से संबंधित स्थापित करते हुए आपके बीच में जो संप्रेषण हो रहा है, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो जिसका उत्तर मिल रहा है ना, हर नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए होना चाहिए। हर उत्तर में से कोई न कोई नया ज्ञान बालक को मिलना चाहिए। ये किसके गुण कहलाते हैं दोस्तों? तो ये सारे के सारे गुण किसके हैं? आपके। इन गुणों की यदि बात करें तो ये सारे के सारे गुण हैं आपके प्रश्नोत्तर विधि के। भाई किसके गुण हैं? आपके प्रश्नोत्तर विधि के गुण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। अब आते देखो, अभी तक मैंने बात की प्रश्नोत्तर विधि के गुण की। अब जो आ रही है कि प्रश्नोत्तर विधि में जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए प्रश्नों के क्या क्या गुण होने चाहिए। ये प्रश्नों के गुण की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्नों के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो प्रश्नों के गुण की यदि अपन बात करें कि प्रश्नों का क्या क्या गुण होना चाहिए, एक प्रश्न में किस किस प्रकार का गुण होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपके तर्कपूर्ण प्रश्न होने चाहिए। ऐसे हवा हवाई प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपके तर्कपूर्ण, मानसिक शक्ति से सोचे हुए समझे हुए प्रश्न होने चाहिए। तो पहला तो ये तर्क होने चाहिए। दूसरा प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब एक रेगुलरिटी के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ प्रश्न पूछ ले। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था ना, अर्जुन प्रश्न से पूछता है कि गुरुजी ये प्रज्ञा स्थिति क्या होती है, तो उसने बताया कि आत्मा से आत्मा का मिलन क्या कहलाता है? प्रज्ञा स्थिति। अर्जुन ने तुरंत दूसरा प्रश्न कौन सा किया उनसे? ये आत्मा से आत्मा का मिलन कैसे होता है, ये आत्मा क्या होती है, ये क्रमबद्धता है। इसने मान लो पूछ लिया प्रज्ञा स्थिति क्या होती है, गुरुजी ने बता दिया कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। फिर मान लो दूसरा प्रश्न वो ये कर देता है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, तो क्या होती? क्रमबद्धता खत्म हो जाती। तो प्रश्नों के बीच में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। फिर आता है प्रश्न लघु पद वाले होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्नों की भाषा छोटी होनी चाहिए, प्रश्नों की लैंग्वेज भी छोटी होनी चाहिए, प्रश्न लिखे हुए भी कम होने चाहिए, बहुत कम शब्दों के अंदर प्रश्न हो जाने चाहिए, तो लघु पद होना चाहिए। फिर आता है सरल और स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ का मतलब भाषा बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बालक स्तर आराम से समझ ले उसके अनुसार होनी चाहिए। फिर प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपके स्तर के अनुकूल। सामने वाले बालक कौन सी कक्षा के हैं, उस कक्षा के आधार पर आपको किसका निर्माण करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न किसके अनुकूल होने चाहिए? स्तर के अनुकूल होने भी जरूरी है। फिर आता भी पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न जो हो रहे ना, आप यदि बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो तो वो किसके आधार पर होने चाहिए? पूर्व ज्ञान के आधार पर। बालक पहले कितना जानता है उस चीज को पता करो, फिर बालक कहां तक जानता है वहां से आपको शिक्षण कराना प्रारंभ करना है। तो एक अच्छे प्रश्न का जो गुण होता है वो क्या होता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर होने चाहिए। फिर एक उद्देश्यात्मक प्रश्न,
प्रश्न जो कर रहे हैं ना वो कैसे होने चाहिए, आपके उद्देश्य की पूर्ति करने वाले होने चाहिए। आपको जो पता है कि मुझे बालक से ये पता करवाना है, बालक के अंदर ये चेंजेस लाना है, तो आपके जो प्रश्न है ना वो भी उसी टाइप के होने चाहिए। आप बदलाव बालक में कुछ और चाहते हो और प्रश्न कुछ और तरीके से पूछ रहे हो तो भी क्या नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। फिर आता है आपके क्रियाशीलता रखने वाले प्रश्न। क्रियाशीलता रखने वाले प्रश्न का मतलब क्या हो गया, बालक को क्रिएटिव रखे। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार उत्तर दे और बालक निरस हो गया, नहीं, बालक एकदम सोचने के क्रिएटिव रहना चाहिए। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बालक तुरंत जवाब देने के लिए एकदम चिंतन तर्क मनन करते हुए ना एकदम एनर्जी के साथ में रहना चाहिए। तो क्रिया करने वाले होने चाहिए प्रश्न, क्रियाशीलता के प्रश्न होने चाहिए। तो तर्कपूर्ण, क्रमबद्धता, लघुपद, सरल, स्वस्थ स्तर के अनुकूल, पूर्व ज्ञान के आधार पर उद्देश्यात्मक और क्रियाशीलता रखने वाले प्रश्न होने चाहिए। ये क्या कहलाते हैं, आपके अच्छे प्रश्नों के गुण कहलाते हैं दोस्तों। चलते हैं अपन आगे। अब जिसके गुण है, जिस विधि के गुण है उस विधि के क्या होंगे भाई, दोष भी तो होंगे। अब इस विधि के क्या क्या दोष है, कौन सी विधि के दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के दोष की बात कर रहे हैं अपन। कौन किसके दोष की, प्रश्नोत्तर विधि के दोष की बात कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि के कौन कौन से दोष है, तो सबसे पहला दोष है दोस्तों, यह विधि अमनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुख्य काम शिक्षण करवाने का करती है दोस्तों। क्या काम करती है, शिक्षण करवाने का ये मुख्य कार्य करती है। और आप शिक्षण किसके माध्यम से करवा रहे हो, प्रश्नों के माध्यम से केवल शिक्षण करवा रहे हो। तो मनोविज्ञान ये मानता है कि जिसके अंदर कोई नियम नहीं हो, जिसके अंदर कोई तथ्य नहीं हो, जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, उसको हम मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर कोई तथ्य नहीं होता है, कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, केवल प्रश्नों के माध्यम से कैसे शिक्षा होगी। मनोविज्ञान तो ये कहता है कि पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता करो, फिर जो नया नहीं जानता है उसका अध्ययन करवाओ, और अध्ययन करवाने के बाद में क्या करो, उसको प्रश्न पूछो। ये मनोविज्ञान कहता है। ये क्रिया प्रश्नोत्तर नहीं कर रही है ना, इसलिए इसको हम कहेंगे ये विधि कैसी है, आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये समझ करके कभी इसको मनोवैज्ञानिक मत कर देना कि इसके अंदर बालक और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते तो ये मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। दोस्तों बालक और अध्यापक तभी सक्रिय रहेंगे जो प्रश्नों के मैंने आपको इतने सारे गुण बताए है ना, प्रश्न पूछने के गुण और विधि के गुण, वो सारे के सारे गुण यदि अप्लाई हो रहे होंगे तो बालक और अध्यापक दोनों सक्रिय रहे होंगे, बाकी दोनों में निरस्ता आ सकती है। इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरी भाई समय अधिक लगता है, इसके अंदर बहुत अधिक टाइम लगता है। प्रश्नों के माध्यम से कैसे आप चैप्टर को क्लियर करवा दोगे, बहुत ही अधिक समय लगता है। पूरा पाठ्यक्रम संभव नहीं, पूरे पाठ्यक्रम को कभी भी आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हो। प्रश्न पूछ करके कभी कोई पाठ पूरा हुआ है क्या, कभी नहीं हो सकता है। निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, निगम नहीं है दोस्तों ना, निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। निगमन सिद्धांत कैसा है, पहले नियम बता करके फिर उदाहरण दो, ये कोई इसके ऊपर आधारित नहीं है। तो सीधा प्रश्न पूछ रही है, कोई नियम नहीं बता रही है, तो निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ये मोटे मोटे तौर पर क्या कहलाएगा दोस्तों, ये इसके दोष कहलाएंगे। किसके दोष कहलाएंगे आपके, कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि के क्या कहलाएंगे, आपके दोष कहलाएंगे। देखिए आगे, मैंने कहा ना मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक एक विधि आपको पूरी डिटेल से पढ़ा दूंगा। प्रश्नोत्तर विधि में जैसे प्रश्नों के गुण है ना, प्रश्नों की विशेषताएं होती ना, वैसे उत्तर की भी विशेषताएं होनी चाहिए। एक उत्तर देने वाले की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रश्नों को जो उत्तर दे रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों। उसकी क्वालिटी की यदि अपन बात करें, उत्तर की विशेषताओं की बात करें कि कौन कौन सी उत्तर की विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले कि सीधे खड़े होना। सीधे खड़े होने का मतलब क्या है, यदि आप उत्तर दे रहे हो तो उत्तर देते वक्त आपकी जो पोजीशन है ना एकदम सही वाली होनी चाहिए। ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा भी होगा बचपन में, जब विद्यालय में अगर बच्चों अध्यापक के आपके सामने जाते थे तो अध्यापक क्या कहता था, आप अगर प्रतिकूल परिस्थिति में यदि खड़े हो, आपने हाथ ऐसे रख रखे या एक पांव पे ऐसे खड़े हो, हाथ कहीं जा रहे, तो अध्यापक क्या कहता, सीधा खड़ा हो, फिर आपसे उत्तर पूछता। आप उत्तर बता भी रहे होंगे ना, पहले ये क्या कहते, सीधे खड़े हो, क्योंकि ये उत्तर की विशेषता है। सीधे खड़े होकर के आपको क्या देना, उत्तर देना। खड़े रहने की एक परिस्थिति होती है, तो सीधे खड़े होकर के उत्तर देना। दूसरा, उत्तर जब दे रहे हो, उत्तर की जो भाषा है ना उसका प्रयोग कैसे करना है, आपको उचित रूप से उसका प्रयोग करना है। कैसे प्रश्नों की भाषा वातावरण के अनुसार, स्तर के अनुसार उसका प्रयोग करना है। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना है, साफ साफ शब्दों का प्रयोग करना है, जिससे प्रश्न उत्तर को सुनने वाला आराम से समझ जाए। सही उत्तर की प्रशंसा करना, ये अध्यापक के लिए भाई, किसी बालक ने यदि सही उत्तर दिया है तो उसकी आपको क्या करनी है भाई, प्रशंसा करनी है, ताकि उसको अभिप्रेरणा मिलेगी। सहगामी पाठ्य क्रिया द्वारा समझना। सहगामी पाठ्य क्रिया द्वारा समझने का मतलब क्या हो जाता है, कोई बालक यदि आपको उत्तर दे रहा है तो हो सकता है कि वो मान लीजिए कि शब्दों के माध्यम से आपको स्पष्ट नहीं दे रहा है, तो
तो किसी न किसी क्रिया के द्वारा, सहगामी क्रिया का मतलब उसको पूरा करने के लिए किसी अन्य शिक्षण से हटकर किसी अन्य क्रिया का सहारा ले रहा है, जैसे हाथ हिला करके सहारा ले रहा है, शब्दों से बोल रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, उसके आधार पर भी आपको उत्तर का क्या लगा देना है, पता लगा देना है। सहगामी पठ क्रिया के द्वारा समझना। अगर आपको शब्द समझ में नहीं आ रही, भाषा समझ में नहीं आ रही, तो बालक के क्रियाकलाप को देख करके उत्तर को क्या करना है, आपको समझ लेना है। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के अंदर उत्तर की विशेषताएं हैं, उत्तर देने वालों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये 4-5 क्वालिटी हल्की हल्की सी यह भी याद रखना दोस्तों। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रश्नों के प्रकार। किसके प्रकार भाई, प्रश्नों के प्रकार, कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। तो प्रकार की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न होगा प्रस्तावना प्रश्न, जो आप पूर्व ज्ञान की जांच या नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए करते हो, बिल्कुल प्रस्तावना प्रश्न। फिर आते हैं विचारात्मक प्रश्न, जिसमें बालक के अंदर विचार उत्पन्न हो जाए। बोध प्रश्न, बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते जो आप करते हो कि बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोध का मतलब ही समझना होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जो प्रश्न करते हो कौन से प्रश्न कहलाएंगे आपके, बोध प्रश्न। फिर आते हैं आपके विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का मतलब जो बालक को विकास करे, बालक का जो आपने पाठ पढ़ा है उस पाठ के विस्तार में सहायक हो, विकासात्मक प्रश्न। फिर आते हैं समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न आप रखते हो ना, जैसे प्रस्तावना के अंदर लास्ट वाला प्रश्न कौन सा रखते हो, समस्यात्मक प्रश्न। बालक जहां सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि जहां बालक सोचना बंद करेगा वहां से आगे आगे आपको अध्ययन करवाना है, तो समस्यात्मक प्रश्न भी होता है। तुलनात्मक प्रश्न, बिल्कुल तुलनात्मक प्रश्न भी होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब पाठ को बार बार रिवाइज कर दे, ऐसा प्रश्न ऐसा पूछना जिसमें पूरा का पूरा पाठ आ जाए, वो भी प्रश्नों को क्या कहलाएंगे, प्रकार कहलाएंगे। तो मोटे मोटे प्रश्नों के प्रकार देखिए, प्रस्तावना, विचारात्मक, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नों के प्रकार कहलाते हैं प्रश्नोत्तर विधि के अंदर। अब आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आगे ध्यान देना, प्रश्नों में प्रश्नावलियां। प्रश्नों के अंदर प्रश्नावली का जो निर्माण किया जाता है, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की एक जो रूपरेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का जो निर्माण किया जाता है ना, वह कितने प्रकार की होती है। अब कहीं कहीं पे जो आपका ये नाम आ रहा है ना दोस्तों, वुडवर्थ नाम आ रहा है ना, वुडवर्थ, वो इसीलिए आ रहा है कि प्रश्नों उत्तर में जो ये प्रश्नावली जो प्रणाली थी ना, इसका प्रयोग करने का सर्वाधिक श्रेय किसको जा रहा है, इस वुडवर्थ को जा रहा है। प्रश्नों उत्तर के अंदर जो प्रश्नावली बनी हुई ना, इस प्रश्नावली कोई विधि नहीं है, प्रश्नावली जो बनी है प्रश्नोत्तर का एक भाग है ना, उसका प्रयोग अधिक कर रहा है किसने किया है, वुडवर्थ ने किया है ना। इसीलिए प्रश्नावली विधि में आप बार बार किसको दोहरा रहे हो, इस वुडवर्थ को दोहरा रहे हो। तो वुडवर्थ इसके आधार पर आ रहा है। तो ये प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है दोस्तों, इसको अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली होती है, देखो यहां से देखो, सबसे पहले जो होती है दोस्तों, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर दो प्रकार की प्रश्नावली बनती है, एक बनती है आपकी संरचित और दूसरी बनती है आपकी असंरचित। इसको बहुत सिंपल तरीके से सीखना दोस्तों। ये प्रश्नावली भी ना दूरस्थ शिक्षा का एक सशक्त माध्यम थी। दूरस्थ शिक्षा में इसके द्वारा प्रश्नावलियों के द्वारा जांच की जाती थी। अब देखिए, एक होता है आपका संरचित और एक क्या होता है आपका असंरचित। संरचित क्या होता है और असंरचित क्या होता है समझिए। पहले के जमाने में, यानी आज से 30-40 साल पहले, जब गांवों के अंदर विकास करवाने के लिए राजनेता आते थे ना, तो आपके गांव में किस चीज का विकास करवाना है, ये गांव के जो मुख्य पंच लोग होते थे, जो अच्छे मोहतबर लोग होते थे, जिनकी मान्यताएं होती थी गांव में, वो विशिष्ट लोग उनका क्या करते, उनका जवाब देते थे। वो इन्हीं दो विधियों के माध्यम से ना उनको बताते थे। जैसे मान लीजिए कि ये संरचित के अंदर क्या होता है, इसमें पहले लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, बाद में प्लान बताया जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक राजनेता है गांव में विकास के लिए कि आपको क्या विकास करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आपके गांव में हॉस्पिटल की जरूरत है, क्या आपके गांव में पानी की जरूरत है, क्या आपके गांव में विद्यालय की जरूरत है, क्या आपके गांव में पानी की समस्या है। अब वो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर राइट करेंगे या हाँ या ना में जवाब देंगे। मान लीजिए कि सर्वाधिक लोगों ने समस्या का बताया कि हमारे गाँव में पानी की समस्या है, ये पहले प्रश्न पूछ लिया। अब वो उसको क्या बताएगा, प्लान बताएगा। देखो, आपके पानी की समस्या है तो सरकार की तरफ से एक प्लान आया हुआ है। क्या प्लान आया हुआ है कि सरकार एक एनीकट बनाने के लिए आपको इतने पैसे दे रही है, एक तालाब निर्माण करने के लिए इतने पैसे दे रही है, लेकिन वो तालाब निर्माण करना आपको ही पड़ेगा, वो आपको सरकार उसके पैसे दे देगी। इससे आपको रोजगार भी मिल जाएगा और गांव में पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बोलो अब आप लोग कितने तैयार हो। तो मतलब पहले प्रश्न पूछ करके समस्या जाना, फिर सरकार का प्लान उनको बताया, ये तो कहलाएगी आपकी संरचित। असंरचित में क्या होगा, पहले प्लान बता दिया जाएगा और फिर क्या पूछा जाएगा,
प्रश्न पूछा जाएगा। पहले क्या बता दिया जाएगा? प्लान, मतलब पहले उनको बता दिया जाएगा कि इसके अंदर है ना ये परियोजना है तालाब बनाने की, अब बताओ क्या आपके गांव में पानी की समस्या है या नहीं है। तो पहले प्लान बता रहे, फिर प्रश्न पूछ रहे, ये कौन सा कहलाएगा आपका? असंरचित। सिंपल, इसको ऐसे याद रखो। संरचित का मतलब पहले प्रश्न पूछेंगे बाद में प्लान बताएंगे, असंरचित का मतलब पहले प्लान बताएंगे फिर प्रश्न पूछेंगे। ये दोनों कौन से कहलाते हैं? आपके रचना के आधार पर कहलाते हैं। किसके आधार पर कहलाते हैं? रचना के आधार पर। ये देखो, रचना के आधार पर दो प्रकार के, रचना के आधार पर प्रश्नावली कितने प्रकार की बताई गई है भाई? दो प्रकार की बताई गई है, संरचित और असंरचित। ये दो प्रकार की होगी दोस्तों। फिर एक होती है आपके प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर होती है भाई? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर ये चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। एक होती है आपकी खुली प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली भाई? खुली प्रश्नावली। एक होती है आपकी बंद प्रश्नावली और एक होती है आपकी चित्रित प्रश्नावली और एक होती है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। चार प्रकार की प्रश्नावलियां इस प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली है वो कौन सी है? आपकी खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली का मतलब क्या होता है? सारे के सारे प्रश्न खुले होंगे, आप अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे सकते हो। केवल प्रश्न लिखा होगा, उसके नीचे लाइनें छुटी हुई होगी, उसके माध्यम से आप प्रश्न दे सकते हो। और पहले दूरस्थ शिक्षा में जो लोग आकाशवाणी के द्वारा अध्ययन करते थे, रेडियो के द्वारा जो लोग पढ़ते थे ना, इसी विधि के द्वारा उनका एग्जाम लिया जाता था। इस प्रकार की प्रश्नावलियों के प्रश्न डाक के द्वारा उनके घर पे आते थे, वो लोग उनके उत्तर लिखते थे, वापस ऑफिस में भेजते थे और वहां से सर्टिफिकेट बन करके उनके घर पे आ जाता था। पढ़ाई जो चलती थी वो रेडियो के माध्यम से चलती थी। तो खुले प्रश्नावली के अंदर क्या हो गया कि सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे? जिसमें आप खुल करके अभिव्यक्ति दे सको। दूसरा होती है बंद प्रश्नावली। बंद का मतलब आप अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हो, बाध्य हो, बंद हो, केवल आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, यस या नो में उत्तर देना है। वो कौन सी कहलाएगी? आपकी बंद प्रश्नावली। चित्रित के अंदर क्या होगा? कुछ चित्र बने हुए होंगे, उस चित्र को देख करके आपको क्या देने हैं? उसके उत्तर देने या जवाब देना है, चित्र को देख करके आपके विचार लिखने हैं। फिर आती है मिश्रित। मिश्रित में ये तीनों मिली हुई होती हैं, जिसके अंदर खुले प्रकार के भी प्रश्न होंगे, जिसमें बंद भी होंगे, जिसमें चित्रित भी होंगे। तीनों का मिश्रण कौन सी प्रश्नावली कहलाता है? आपकी मिश्रित प्रश्नावली। तो रचना के आधार पर तो दो प्रकार के हो गए आपके, संरचित और असंरचित। संरचित में क्या है? पहले प्लान, पहले प्रश्न पूछो फिर प्लान बताओ। असंरचित में पहले प्लान बताओ फिर प्रश्न पूछो। फिर प्रकृति के आधार पर चार प्रकार की खुली प्रश्नावली भी। कौन सी प्रश्नावली? खुली प्रश्नावली जिसमें विचारों की स्वतंत्रता नहीं। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली जिसमें विचारों की स्वतंत्रता है, बंद प्रश्नावली विचारों की स्वतंत्रता नहीं। चित्रित जिसके अंदर चित्र के आधार पर देना है। मिश्रित जिसके अंदर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे भाई? मिश्रित प्रश्नावली कहेंगे। ये जो होता है क्या होता है दोस्तों? आपके प्रकार होता है। तो देखिए, प्रश्नावलियों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। यहाँ पे प्रश्नावलियों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। रचना के आधार पर दो प्रकार के, खुली प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। प्रश्नों के प्रकार कितने होंगे? ये पढ़ दिए अपने, प्रस्तावना, विचारात्मक, बोध, विकासात्मक, समस्यात्मक, तुलनात्मक या पुनरावर्ती प्रश्न। इसके बाद में तो उत्तर की क्या क्या विशेषता होती है? सीधे खड़े रहना चाहिए, भाषा का उचित प्रयोग करना, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना, सही उत्तर की प्रशंसाएं करना, सहगामी पाठ्य क्रिया द्वारा उत्तर को समझना। ये उत्तर की क्या कहलाएगी? आपकी विशेषताएं कहलाएगी। दोष की बात करें, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें समय भी अधिक लगता है, पूरा पाठ्यक्रम भी इसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता और निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। दूसरी बात करें कि जो अच्छे प्रश्न पूछते हो आप, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो प्रश्न तर्कपूर्ण होने चाहिए, क्रमबद्धता, लघुपद वाले होने चाहिए, सरल स्वस्थ होने चाहिए, स्तर के अनुकूल होने चाहिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर होने चाहिए, उद्देश्यात्मक होने चाहिए और क्रियाशील होने चाहिए। फिर इस प्रश्नावली विधि के गुण की बात करें, इसकी विधि के गुण की बात करें तो इसके नवीनता, जिज्ञासा उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, एकाग्रता लाना, चिंतन करवाना, पाठ का विस्तार करना, सक्रियता लाना, अनुशासन बनाए रखना, बालकों में प्रभावशालीता लाना और नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। ये किसके उद्देश्य है दोस्तों? ये प्रश्नावली विधि के उद्देश्य या गुण कहलाते हैं। फिर बात करते हैं, ये दो ऑप्शन आए थे भाई, कुछ विद्वान लोग हैं ना वो क्या मानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है ना प्रश्नावली विधि का, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर हुआ, जिसके उदाहरण मैंने आपको दे दिए थे। इसके रियल प्रश्नोत्तर विधि के जनक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया सुकरात या प्लेटो, इसका दोनों होंगे, तो अलग से आए तो सुकरात ही सही होगा। इसको सुकराती विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि सुकरात इसके जनक थे। सुकरात ने क्या दिए थे? इसके 3 सोपान दिए थे भाई, परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव। ये तीनों सोपान किसके द्वारा दिए गए? सुकरात के द्वारा। इसीलिए इस विधि को सुकराती विधि या प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। ये थी दोस्तों आपके प्रश्नोत्तर विधि भाई। कौन सी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि। इसी तरीके से डिटेल के साथ में मैं आपको एक एक विधि पढ़ा दूंगा, जितने भी विधि आपके अंतर्गत है, बाहर कुछ नहीं बचेगा। प्रश्नोत्तर विधि में रीट में प्रश्नोत्तर विधि को लेकर के इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आ सकता, गारंटी। रीट में इसका लेवल अधिक
हो ही नहीं सकता। ऐसे ही चलेगी अपनी एक एक विधि। आप चैनल पर बने हुए रहना। मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं ना तो कभी किसी के कमेंट पढ़ता हूँ और ना मैं ये भी नहीं देखता हूँ ना कि वीडियो देखने के बाद में कितने व्यूज आ जाए, कितने सब्सक्राइब बढ़ गए, कितना कुछ हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना मुझे चैनल से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है केवल और केवल पढ़ाना और केवल कंटेंट देना। मुझसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं ना उनके 50 अंक लाने की अपनी जिम्मेदारी बनती है और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा इतना सा फर्ज है ना, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कौन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं। ना शेयर ना लाइक ना कमेंट, ओनली ऑन क्या चलेगा आपका कंसेप्ट। मैटर की बात करो, केवल और केवल पढ़ाई की बात करो। हमारे चैनल पे वही बच्चे जुड़ते हैं ना जो पढ़ाई की बात करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना YouTube के ऊपर चैनल भरे हुए पड़े हैं, और जिनको ये करना अच्छा लगता है ना वहां भी जाकर के क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली बार नई शिक्षण विधि के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।